जय हिंद दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में हम देखेंगे शासन के प्रकार और राज्य के लिए क्या क्या अनिवार्य तथ्य है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आप एक चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। जब भी संविधान कहेगा कि राज्य के लिए अनिवार्य तत्व है, तो आप यहाँ ये मत समझिएगा कि राज्य मतलब स्टेट। संविधान राज्य बोलता है मतलब देश की बात कर रहा है कि एक देश के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितनी चीज़ें रहेंगी तो आप उसको देश कहिएगा। तो 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले उसका एरिया, क्षेत्रफल होना चाहिए, जैसे भारत का क्षेत्रफल है। उसी तरह उस क्षेत्रफल के बाद उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, तो जनसंख्या भी जरूरी है उसके लिए। अब उसकी संप्रभुता होनी चाहिए, सोवर्निटी। ये सबसे बड़ा चीज होती है। संप्रभुता या सोवर्निटी क्या होती है? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य दोनों ही डिसीजन को बिना किसी के दबाव, बिना किसी के प्रेशर में आकर ले लेता है, तो उसे हम कहते हैं उस देश के पास संप्रभुता है। और अगर नहीं ले सकता है तो उसके पास संप्रभुता नहीं है। जैसे मोदी जी, हमारे देश के अंदर नोट बदलना था, किसी से परमिशन नहीं लिए, उनके पास आंतरिक संप्रभुता थी। बाहर में सर्जिकल स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक किए, विदेश में बहुत से समिट में भाग लेते हैं, समझौते करते, बिना किसी से पूछे। कोई उन पर दबाव नहीं बना सकता है। इसका मतलब ये है कि हाँ, हमारे पास संप्रभुता है। भारत की संप्रभुता, अभी क्वेश्चन आएगा कि भारत की संप्रभुता किसके पास है? तो भारत की संप्रभुता संसद के पास होती है। तो आप समझ गए संप्रभुता क्या होती है। अब शासन, हाँ, उस देश के पास शासन भी रहना चाहिए, एक बड़ा सा किसी न किसी के पास शासन। जैसे देश की बात करेंगे तो शासन 2 लोगों के पास है, प्रधानमंत्री रियल रूप में, राष्ट्रपति केवल ऑफिशियली रूप में होता है। तो ये 4 चीज़ों के पास अगर जिनके पास है उन्हें हम राज्य यानी देश कहेंगे। यहाँ राज्य मतलब स्टेट मत समझिएगा। अब बात करते हैं क्या बिहार एक देश है? तो जेन्युइन बात है, आप कहेंगे कि कैसा मजाक वाला क्वेश्चन है, नहीं है। लेकिन चलिए चेक करते हैं। बिहार के पास एरिया है, बिहार की बात जनसंख्या है, बिहार के पास शासन है नीतीश कुमार का वर्तमान समय में। लेकिन क्या बिहार सरकार के पास संप्रभुता है? नहीं है। बिहार सरकार नहीं रोक सकती है केंद्र सरकार के कुछ फैसलों को। जैसे नोट बदला गया, बिहार सरकार के पास संप्रभुता रहती थी, नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरा पुराना वाला ही नोट चलेगा। नहीं है, बिहार सरकार के पास संप्रभुता नहीं है, इसलिए बिहार सरकार क्या है? एक राज्य है। तो राज्य और देश में सबसे बड़ा यही डिफरेंस हो जाता है कि देश के पास ये चारों चीजें होती हैं, जबकि स्टेट यानी राज्य के पास संप्रभुता छोड़कर ये तीनों चीजें ही होती हैं। अब बात आती है शासन के प्रकार। अब आप सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों को, शासन में कितने प्रकार हो जाते हैं? शासन के बहुत सारे प्रकार आप देखे होंगे। आज हम लोग इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे एक आता है राजशाही, एक होती है तानाशाही, एक होता है साम्यवादी जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट, एक होता है गणराज्य, गणतंत्र जिसको बोलते हैं गणराज्य, एक होता है लोकतंत्र। अब भारत किस में आता है? संसदात्मक लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदात्मक हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, दुनिया में अगर आप शासन की बात करिएगा तो ये आपको 5 टाइप के शासन देखने को मिलेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राजतंत्र से। इसमें आपको थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज होगा। राजतंत्र में एक राजा का शासन चलता है, राजा या रानी का शासन चलेगा। अगर आप इसको देखना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो अरब देश जितने होते हैं, ज़्यादातर अरब देश में आज भी राजा का ही शासन है, राजा वहाँ शासन करता है। अगर आप ब्रिटेन की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम की, तो वहाँ पर भी रानी का शासन है, लेकिन वो नाम मात्र के लिए वहाँ पे राजतंत्र है। तो वो क्या हो गया? मोनार्की। इसमें राजा का शासन चलता है। ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है राजा पर। इस पर जनता का कोई दबाव नहीं रहता है। अब आप बात करेंगे मुगल राज में। भारत में पहले तो राजतंत्र ही चला करते थे। अब आते हैं हम लोग तानाशाही पर। तानाशाही को इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेटरशिप। ये क्या होता है? जब कभी देश का सेनापति या ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सेना रहती है, वो राजा को हटाकर खुद कब्जा कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं तानाशाही। तानाशाही सीधे नहीं आती है, तख्ता पलट के बाद तानाशाही आती है। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखेंगे, वहाँ पर 1998-99 के दौर में नवाज शरीफ की शासन थी। नवाज शरीफ शासन थी और सेना प्रमुख उस समय वहाँ के थे जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने क्या किया? सरकार को हटा दिया। जब सरकार को हटा दिया जाता है जबरदस्ती, तो उसे कहते हैं तख्ता पलट। तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान का शासन चला गया परवेज मुशर्रफ के बाद, और परवेज मुशर्रफ हो गए सैनिक शासक। सैनिक शासकों को हम लोग तानाशाही के नाम से जानते हैं। जैसे आप पुराना पाकिस्तान देख लीजिएगा, वो क्या थे? तानाशाही। अगर आप उत्तरी कोरिया की बात करेंगे तो उत्तरी कोरिया भी क्या है? एक तानाशाह है। अगर आप इराक की बात करेंगे, इराक के सद्दाम हुसैन तानाशाह थे। सीरिया के बशर अल असद तानाशाह थे। आप होस्नी मुबारक मिस्र की बात करिए, तानाशाह थे। आप
लीबिया के देख लीजिए, मुअम्मर गद्दाफी वो तानाशाह थे। तो अरब प्रायद्वीप में या अरब और अफ्रीका के देश में तानाशाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसी तानाशाहियत का अत्याचार का नतीजा हो गया 2011 में। 2011 में तानाशाह के इशारों पर फौजी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, तो ट्यूनीशिया का एक फल विक्रेता अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया, जिस वजह से वहाँ की जनता पूरी खिलाफ हो गई और उन्होंने क्रांति कर दिया इस तानाशाह के खिलाफ। तानाशाह के इस खिलाफ क्रांति को अरब स्प्रिंग कहते हैं। क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुके हैं। अरब क्रांति यानी अरब स्प्रिंग, अरब का बसंत कहाँ से चालू हुआ था? ट्यूनीशिया से। अब बात करते हैं हम लोग कम्युनिस्ट की। साम्यवाद किसे कहा जाता है? साम्यवाद, अब इसको तानाशाहियत का आपको कई एग्जाम्पल जो हमने बोला आप उसको नोट कर सकते हैं। साम्यवाद किसे कहते हैं? ये क्या होता है साम्यवाद? जब कभी भी किसी देश का शासन कुछ खास लोगों के समूह द्वारा हो, यानी किसी एक पार्टी द्वारा, यानी लोगों के समूह द्वारा, कुछ लोगों के समूह के द्वारा होने लगता है, तो उसे हम लोग साम्यवादी कहते हैं। इसमें एक ही पार्टी होती है, सिंगल पार्टी। जैसे आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना में एक सिंगल पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इसमें एक ही पार्टी द्वारा शासन होता है। ये थोड़ा बहुत ही रूड माना जाता है, यहाँ पे जनता की ज़्यादा बातें नहीं सुनी जाती हैं। जैसे आप चाइना देखिए, चाइना की जो संसद ने जो बना दिया वही रूल हो गया, सबके लिए वही हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट है। इससे पहले रशिया, जो रशिया का उस समय पुराना नाम हुआ करता था USSR, जो अभी हो गया है रशिया। आप देखिए USSR में 15 देश हुआ करते थे, जिसके टूट गया 15 देश इसमें टूट गया, जिसका पूरा नाम होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे आप लोग शॉर्टकट में सोवियत संघ के नाम से जानते थे। सोवियत संघ 1991 की स्थिति में 1991 में टूटकर यह रसिया नाम का देश बन गया। तो अभी फिलहाल चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। अब बात करते हैं गणराज्य किसे कहा जाता है। गणराज्य क्या होता है? जब कभी भी देश के प्रमुख का चुनाव हो, देश के प्रमुख का चुनाव, तो उसे हम कहते हैं गणराज्य। देश का प्रमुख जैसे हमारे लिए है राष्ट्रपति, देश का प्रमुख, भारत की बात करेंगे तो भारत के देश के प्रमुख है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है तो हम उसे कहेंगे गणराज्य। ठीक है। अब लोकतंत्र किसे कहेंगे? तो शासन के प्रमुख का अगर चुनाव होने लगे, शासन के प्रमुख का चुनाव। अब हमारे शासन के प्रमुख कौन है? PM। तो अगर शासन के प्रमुख का चुनाव हो रहा है तो उसे कहेंगे लोकतंत्र। लेकिन देश के प्रमुख का चुनाव होगा तो उसे कहेंगे गणराज्य। गणराज्य में देश के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और लोकतंत्र में शासन के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जैसे हमारे देश में अभी चल रहा है। अब आप कहिएगा तब तो भारत में दोनों है, हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रपति हैं उनका भी चुनाव होता है और हमारे देश के शासन के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं उनका भी चुनाव होता है, तब तो हमारा देश दोनों है, एकदम कंफर्म दोनों है। अब हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल को पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। अब इसमें हमको सबसे ज्यादा प्रमुखता से ध्यान देना है लोकतंत्र में, कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे बढ़ेंगे, जब तक आप इसको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी हम लोग मेन फोकस करेंगे लोकतंत्र पर। लोकतंत्र किसे कहा जाता है? आप लोग बहुत पढ़ा बचपन में पढ़े होंगे अब्राहम लिंकन के लोकतंत्र का सिद्धांत, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए, उसी को कहते हैं लोकतंत्र। इसमें जनता का शासन होता है, जनता सीधे चुनाव करती है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या होता है समझिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद ही अपना नियम बनाती है, खुद अपना डिसीजन लेती है, वहां पर नेता लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। इसकी एक खराबी क्या है, ये भारत जैसे बड़े देश में संभव नहीं है। आप भारत की 120 करोड़ जनसंख्या को संसद में घुसा दीजिएगा कि तुम ही भाई कानून बनाओ, फट जाएगा संसद, वहां पे पॉसिबल ही नहीं है भारत में। ये छोटे देश में संभव है, जैसे स्विट्जरलैंड में, स्विस में है स्विट्जरलैंड में, यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 साल का होता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड ये एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये केवल छोटे जनसंख्या और छोटे क्षेत्रफल वाले देश में ही पॉसिबल है। भारत जैसे बड़े देश में ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम आते हैं तो भारत में क्या पॉसिबल है। भारत में जो पॉसिबल है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र? तो हम लोगों ने क्या किया कि नेता चुनना चालू किया। 10 लाख की आबादी पर एक सांसद चुने, जो अभी लास्ट चरण का मतदान आज हो रहा है,
आप देख रहे होंगे। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसमें 10 लाख की आबादी पर एक सांसद चुना जाता है और कहा जाता है कि उस सांसद की आवाज 10 लाख जनसंख्या का आवाज है, इसलिए हमें सांसद अच्छा चुनकर भेजना चाहिए, गलत चुनिएगा गलत कानून बनाएगा। तो 10-10 लाख की आबादी पर सांसद चुनते हैं, इस तरह से लोकसभा में टोटल 545 पहुंचते हैं। ये अलग बात है कि 543 की 545 की 552, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अमेरिका भी एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, वहां भी सांसद का चुनाव होता है। यानी जितने देश लोकतंत्र हैं और अगर वो एरिया में बड़े हैं तो उनमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही होगा, छोटे छोटे नेता चुनेंगे 10 लाख की आबादी पर एक बार और उनको ही 5 साल का कार्यकाल दिया जाएगा। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अगर ध्यान से देखिएगा तो दो तरह से होता है, एक होता है अध्यक्षात्मक, एक होता है संसदीय। अध्यक्षात्मक मतलब क्या होता है कि दो तरह के शासन होते हैं। देखिए अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या होता है, इसमें औपचारिक यानी मतलब बस ऐसे नाम के लिए, और वास्तविक मतलब रियल शासन दोनों एक ही व्यक्ति के पास होता है, जैसे राष्ट्रपति के पास होता है। जैसे आप बात करेंगे यूएस से डोनाल्ड ट्रंप साहब की, देश के औपचारिक भी वही है, वास्तविक भी वही है, वहां कोई प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, तो इसे कहते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष की दूसरी कैटेगरी, संसदीय लोकतंत्र क्या होता है। जब औपचारिक के रूप में राष्ट्रपति को दे दीजिएगा कि भैया ये नाम के लिए है, कोई काम हम नहीं है, हमारे राष्ट्रपति का कोई खास काम नहीं होता है, उनको रायसीना की पहाड़ी पर रख दिया जाता है। वास्तविक रूप से देखेंगे तो प्रधानमंत्री होता है। आप देखिए देश में विकास होगा तो प्रधानमंत्री की नाम लिया जाएगा, और विकास नहीं होगा तो गाली भी सुनेंगे तो प्रधानमंत्री ही सुनेंगे। हमारे यहाँ औपचारिक और वास्तविक दोनों अलग अलग है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संसदीय लोकतंत्र। अब आप भारत के बारे में सोचिए कि भारत इन कैटेगरी में किस में आता है, तो लोकतंत्र में आता है। अब लोकतंत्र की दो कैटेगरी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो किस में आएगा, अप्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष में संसदात्मक या अध्यक्षात्मक या संसदात्मक। अब समझिए ध्यान से, संसदात्मक लोकतंत्र हम लोग ब्रिटेन से लाए हैं, और बड़ा दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन एक साथ राजतंत्र भी है और उसी साथ वह लोकतंत्र में भी है। कैसे, तो ब्रिटेन ने लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया, क्योंकि ब्रिटेन जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों में बड़ा है। अब उसने अप्रत्यक्ष को अपनाया। अप्रत्यक्ष में उसने क्या किया कि अध्यक्षात्मक नहीं अपनाया, उसने संसदात्मक अपना लिया। अब उसको एक नाम के लिए एक तो पुतला की तरह रखना पड़ेगा, औपचारिक के रूप में जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति को रखा है, और वास्तविक रूप में चुनाव कर देते हैं, प्रधानमंत्री को रख दिया। उसने दिमाग लगाया कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री को दिया, प्रधानमंत्री का चुनाव करा देता है, और औपचारिक शक्ति उसने क्या कर दिया, अपनी महारानी को दे दिया, यानी आप रहिए औपचारिक के रूप में। तो इंग्लैंड ने बड़ा सुंदरता से लोकतंत्र के अंदर ही एक राजतंत्र का गठन कर दिया है, और उनकी महारानी औपचारिक प्रमुख होती हैं जो कुछ भी नहीं कर सकती। आपको एक बात जान के ताज्जुब होगा कि ऑस्ट्रेलिया की महारानी वही है जो ब्रिटेन की महारानी है। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग संसदीय लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके अधीन होती है। अब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आता है, कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, लाल फीताशाही क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए लोकतंत्र जिसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बताएं, वो किसी 4 चीज पर ही चलता है। सबसे पहला चीज क्या होती है, विधायिका, इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव। इनका काम क्या होता है, ये देश के लिए कानून बनाते हैं और राज्य के लिए भी कानून बनाते हैं। देश के लिए कानून एमपी यानी सांसद लोग मिलकर बनाते हैं, राज्य के लिए कानून एमएलए यानी विधायक लोग मिलकर बनाते हैं। उनका काम खत्म, बस कानून बना देना है। जैसे जीएसटी एक कानून है, भूमि अधिग्रहण बिल क्या है। अब जैसे जीएसटी बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। हमसे पूछिए, अगर हम कहें तो हिंदुस्तान में 2 चीज किसी को समझ में नहीं आता है आज तक, अपनी पत्नी का दिमाग और जीएसटी। ये जल्दी समझ में नहीं आता है किसी को। इस पे हम एक वीडियो लाएंगे दोनों पे समझाने के लिए। आगे देखते हैं कार्यपालिका क्या होती है। अब समझ में आ गया आप लोग को, विधायिका समझ में आ गया। इनका काम क्या है, कानून बना देना, लागू करना काम नहीं है। इनका कानून बन गया, काम खत्म हो गया। अब अगला समझते हैं कार्यपालिका या व्यवस्थापिका क्या होती है। इनका काम क्या है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जनता तक लागू कराना, वो काम होता है आपका कार्यपालिका यानी व्यवस्थापिका का, एग्जीक्यूटिव का। इसमें मंत्री आते हैं लोग, मंत्री खुद कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इसलिए वो अधिकारियों को नियुक्त कर देते हैं। अधिकारी के नीचे छोटे अधिकारी पदाधिकारी हो जाते हैं, फिर उनके नीचे छोटे ऑफिसर सब हो जाते हैं, जैसे डीएम, एसपी, कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर। ये सब किस में आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का। दोनों का काम अलग अलग है। अब बात आती है न्यायपालिका का काम क्या होता है। अगर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को
कार्यपालिका लागू करा रही है और कोई उसको नहीं मान रहा है, जैसे विधायिका ने जीएसटी नियम पारित कर दिया और यहाँ अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी और मंत्री मिलकर जीएसटी को लागू कराना चाहते हैं, कोई नहीं मान रहा है जीएसटी, तो फिर उसको सजा देने का काम न्यायपालिका यानी जुडिशरी का होता है। इसके अंतर्गत कोर्ट आते हैं लोग यहाँ पे। तो ये 3 स्तंभ हो गए। सबसे प्रमुख स्तंभ होता है पत्रकारिता यानी मीडिया। इन तीनों स्तंभ में कहीं पे भी अगर कोई गलती होगा, यानी लोकतंत्र के चारों पिलर में कहीं पे भी भ्रष्टाचार होगा, चाहे वो विधायिका में कोई गलत कानून बने या फिर पैसे देकर अधिकारी कुछ गलत काम कराएं या न्यायालय में किसी को देर से कुछ न्याय मिले, तो उन सारी चीजों को उजागर करता है आपकी पत्रकारिता यानी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, पहले जो जिसमें आपने स्क्रीनशॉट लिया था, संसदीय लोकतंत्र में कहेगा कि संसदीय लोकतंत्र में कौन किसके अधीन रहता है। तो देखिए है इनडायरेक्टली तो सब अपने अपने स्वतंत्र है सब, लेकिन कार्यपालिका यानी मंत्री, अगर मंत्री लोग अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं तो संसद के अंदर उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा के अंतर्गत। इसीलिए पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी कहा जाता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी उनसे सवाल कौन पूछ सकता है, तो लोकसभा में पूछा जा सकता है। और अकेले एक सिंगल मंत्री से पूछना है तो राष्ट्रपति पूछते हैं। तो बताइए कार्यपालिका अगर अच्छा से काम नहीं करेगी तो इनसे क्वेश्चन मंत्री लोगों से कहां पूछा जाएगा, संसद के अंदर। इसका मतलब यही हुआ कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के अधीन होती है। यानी अगर आप सिंपली अगर ऐसे बात करेंगे तो ये इसको मान लीजिए विधायिका अगर इस बार को मानते हैं तो विधायिका के अंदर कौन होता है, कार्यपालिका। ये संसदीय लोकतंत्र में होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चारों समझ गए होंगे आप लोग। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब शासन भी 2 तरह से हो जाएंगे, एक हो जाएगा एकात्मक शासन, एक हो जाता है संघात्मक शासन। एकात्मक शासन किसे कहा जाता है, वैसा शासन जिसमें देश और राज्य दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, दोनों एक ही जगह पे हो, एक ही जगह से शासन किया जाता होगा, देश और राज्य दोनों का, तो उसे हम लोग कहते हैं एकात्मक व्यवस्था। जैसे ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में एकात्मक व्यवस्था है, जबकि भारत में देखिएगा एकात्मक नहीं है। भारत में देश में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, दोनों अपना शासन पैरेलल करते रहते हैं सब। अब देखते हैं संघात्मक क्या होता है। देखिए जब देश का शासन अलग व्यक्ति करे और राज्य का शासन अलग व्यक्ति के द्वारा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघात्मक। भारत एक संघात्मक देश है, इसमें देश अलग व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा और राज्य मुख्यमंत्री द्वारा होता है। लेकिन अगर आप संविधान को गहराई से देखिएगा तो ना हम पूरी तरह संघात्मक है, ना पूरी तरह एकात्मक है, ना पूरी तरह संघात्मक है। इसलिए भारत को हम अर्ध संघात्मक या एकात्मक और संघात्मक का स्वरूप कहते हैं। कैसे, देखिए अगर राज्य को पूरी तरह खत्म कर दीजिएगा, राज्य को पावर नहीं दीजिएगा तो एकात्मक हो जाएगा। लेकिन बहुत से जगह भारत में एकात्मक के गुण को लिया गया। जैसे राज्य का कोई कानून तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राज्यपाल साइन न कर दे, और राज्यपाल प्रधानमंत्री भेजा रहता है उनको, यानी कि इनडायरेक्टली राज्यपाल के हाथ में आ गया है राज्य। तो एक तरह से ये एकात्मक के गुण को दिखा रहा है। देश के लिए कानून यानी एकहरी न्यायपालिका है, संसद में जो कानून बन गया वही सुप्रीम कोर्ट उसको लागू कराएगा, हाई कोर्ट लागू कराएगा, राज्य उसमें कुछ नहीं कर सकता है। यानी भारत संघात्मक है लेकिन 80% संघात्मक है। एकात्मक के बहुत से गुण को ले लिया गया है, अर्थात राज्यों के शक्ति को कम कर दिया गया। अगर आप आपातकाल की बात करेंगे तो आपातकाल में देश संघात्मक न होकर एकात्मक हो जाता है, राज्य की सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं। अब बात करेंगे तो भारत एकात्मक या संघात्मक, तो हमारा भारत दोनों का मिश्रण है। ऐसा क्यों, तो संविधान निर्माताएं जब संविधान को बना रहे थे तो संविधान बनाते समय उन्होंने एकात्मक और संघात्मक को नहीं ध्यान रखा, देश हित को ध्यान रखा। जहां देश के लिए संघात्मक जरूरी था उन्होंने संघात्मक को लिया, जहां देश के लिए एकात्मक जरूरी था उन्होंने एकात्मक को लिया, न कि वो संघात्मक और एकात्मक को करते रहे। और वाकई उन लोगों ने देश के संविधान को सबसे जबरदस्त संविधान बना दिया। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।